गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और वैदिक ग्रंथों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग पढ़ेंगे और इसके बाद हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे आज वैदिक ग्रंथों में आ जाएगा हमारा स्मृति। तो स्मृति से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम देखते हैं। आज की टॉपिक है हमारा स्मृति। स्मृति, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि स्मृति होती क्या है और ये स्मृति क्या होती है और इनमें क्या क्या दिया है। देखो, स्मृति का अर्थ आपको क्या होगा, आपको पता होगा। स्मृति का अर्थ होता है हमारा याद। स्मृति का अर्थ होता है हमारी याददाश्त, यानी ऐसी पुरानी चीजें जो हमें क्या होती है, याद आती है, वही क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, याद से क्या अर्थ है, ऐसा है यानी ऐसी परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं उनको क्या कर दिया गया है, कानून के रूप में बना दिया गया है। ठीक है, पुराने समय से चली आ रही परंपरा, तो देखते हैं इसका अर्थ निकलता है क्या हमारा। देखो, स्मृति का अर्थ होता है याद, अर्थात ऐसी परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। तो क्या क्या वैदिकोत्तर काल में क्या क्या कुछ लोगों ने उन्हें कानून के रूप में लिख दिया और वो क्या कहलाती है, आपकी स्मृतियां कहलाती हैं। तब देखो, स्मृति में प्रश्न आता है कि स्मृति में क्या दिया, क्या है स्मृति में हमारा क्या दिया गया है। तो स्मृति में क्या है, आर्यों के दैनिक जीवन से संबंधित नियम और कानून दिए गए हैं। आर्यों के दैनिक जीवन से संबंधित नियम कानून, दैनिक जीवन से संबंधित नियम कानून, तो देखिए आया आपके अर्थ समझ में। पहला तो मैं आपको बताया स्मृति का अर्थ बताया। देखिए, और स्मृति का अर्थ होता है हमारा याद। और या स्मृति के तो सब आप सब लोग को पता ही होगा, जैसा कहा जाता है कि यार आपकी स्मृति तो विस्मृत होगी, तो यानी क्या, आप भूल गए। तो स्मृति का अर्थ होता है हमारा याद। अब याद से क्या अर्थ निकलता है, हमारे जो पुराने जमाने से चली आ रही परंपराएं हैं उनको क्या कर दिया गया, एक कानून के रूप में लिख दिया गया। जब पुराने जमाने से चली आ रही परंपराओं को एक कानून के रूप में लिख दिया गया तो उन्हें क्या कहा जाता है, हमारा स्मृति कहा जाता है। अब स्मृति के अंदर आता है आपका दिया क्या क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, परंपराएं थी और उन्हें लिख दिया गया। तो क्या है आपका, जो स्मृति के अंदर आर्यों के दैनिक जीवन से संबंधित नियम कानून दिए गए, अर्थात विवाह कैसे करना है, जैसे आपको क्या है, विवाह कैसे करना है, विवाह के तरीके, विवाह कैसे कैसे होगा। आपको दैनिक जीवन में पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ कैसे होगा, पाठ का तरीका, और बाकी सब चीजें आपकी जो भी दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं वो सब कहाँ दी गई है, आपकी स्मृति में दी गई है। तो अब आता है अगला क्वेश्चन आता है, स्मृतियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं आपकी। आपसे इस स्मृतियों से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपसे स्मृतियों से जो एक मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है आपको स्मृति किस चीज से संबंधित। तो आपको क्या कहना है, स्मृति जब भी आपसे क्वेश्चन में आता है कि स्मृति किस चीज से संबंधित, तो आपने कहना है स्मृति क्या है, आर्यों के दैनिक जीवन में दिए गए नियमों कानूनों से संबंधित है। ठीक है, आप देखते हैं इंपॉर्टेंट स्मृतियां कौन कौन सी आपकी, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब क्या आपकी इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं। और इन सब से मतलब जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वही पूछा जाता है आपका। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो ये सब तो आपके जो संस्कृत में आचार्य वगैरह करते हैं वहां डिटेल में मिलेगा आपको। मनुस्मृति के अंदर क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर क्या है, पराशर स्मृति के अंदर क्या है। लेकिन फिर भी जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही बनता है कि स्मृतियों में क्या दिया गया। तो आर्यों के दैनिक जीवन से संबंधित नियम और कानून वो कहाँ दिए गए, आपके स्मृति से दिया। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मनुस्मृति से पूछे गए अभी तक, उनको देख लेते हैं। बाकी तो ये सब अगर आप संस्कृत से एमए वगैरह कर रहे हो तो तभी पूछा जाता है। ठीक है, आपका एक पूछा जाता है, ठीक है, आपका एक पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कितने तरह के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, कितने तरीके के विवाह, मनुस्मृति में कितने विवाह के कितने तरीके बताएंगे। तो मनुस्मृति में विवाह के क्या है, 8 तरीके बताए गए हैं, 8 तरीके। अभी जब हम ये पढ़ेंगे आपका भारत की लोक संस्कृति वगैरह तो वहां आपको ये सब बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है यहाँ से, वो आपका पूछा जाता है स्मृति के अनुसार वेदों का कर्म करने वाले को क्या कहा जाता है।
ठीक है, वेदों का कर्म करने वाले यानी जो वेदों को पढ़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, वेदों का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, वाला आचार्य। ये सब कहाँ लिखा गया आपका, मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं मनुस्मृति से। स्मृति से लेके आपके इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं हम अगली चीज पे। अगला आता है हमारा, दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जो भारत हिंदू धर्म के या वैदिक धर्म के दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला आता है आपका महाभारत और दूसरा आता है आपका रामायण। और जहां तक मुझे लगता है कि रामायण और महाभारत आप सभी लोगों ने देखी होगी बचपन में कभी ना कभी, अगर नहीं देखी तो आजकल लॉकडाउन में आपकी तो आ ही रही है, तो आपने आशा करता आपने देखी होगी और आपको अधिकतर जानकारी पता ही होगी। तो ऐसी जानकारी जो पेपर में पूछी जाती है वो देखते हैं क्या क्या है। पहले बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत, अब देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि महाभारत की रचना किसने की। ये आप सब लोगों को पता ही होगा, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपकी महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी आपकी, महाभारत की रचना आपकी महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। ये सब आपको पता ही होगा, किसके द्वारा की गई थी आपकी महाभारत की रचना, महर्षि वेदव्यास के द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा। अब जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किस काल में हुई, तो जो इसके महाभारत के अंश देखने को मिलते हैं या सभा पर्व, वान पर्व, जितनी भी चीजें इसमें देखने को मिलती है और उनका एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगता है जो महाभारत की रचना हुई थी आपकी 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो जो इसके अंश हैं उन्हें देखने से क्या लगता है कि महाभारत की रचना कब से हुई थी आपकी 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य में हुई थी। उसके बाद आता है आपका कि महाभारत के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें दी गई। देखिए सबसे पहले तो आता है श्लोकों के बारे में, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सभी को पता है कि महाभारत की मूल कहानी क्या थी आपकी, कौरव और पांडवों की कहानी थी। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाता है सबसे पहले श्लोकों के बारे में पूछा जाता है। तो जो हमारा जो सबसे पहले महाभारत ग्रंथ था, प्रथम मतलब जो सबसे पहले लिखा गया था आपका महाभारत ग्रंथ, तो उसमें आपके मूलतः कितने श्लोक थे, उसमें मूलतः आपके 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे उसमें मूलतः। आपसे यही पूछा जाता है कि महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे, प्रथमतया या मूलतः। ठीक है, यानी जब सबसे पहले ये लिखा गया था तो उस टाइम कितने श्लोक थे इसमें, उस टाइम इसमें 8800 श्लोक थे। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है कि बाद में इसमें कितने श्लोक हो गए, कुछ समय बाद, ठीक है, बाद में इसमें हो गया आपके 24,000 श्लोक हो गए। 8,000 से बढ़कर कितने हो गए आपके 24,000 श्लोक हो गए। फिर उसके बाद आता है अंत में यानी वर्तमान समय में इसमें, जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तब इसे क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था। ठीक है, भारत कथा कहा जाता था। ठीक है, अब अंत में या वर्तमान समय में इसमें कितने श्लोक है, अंत में या वर्तमान समय में इसमें 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक है आपके, 1,00,000 श्लोक है। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे जय संहिता कहा जाने लगा। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे क्या कहा जाने लगा आपका, जय संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, महाभारत। और जब इसमें कितने थे आपके 24,000 श्लोक थे उस टाइम इसे क्या कहा जाता था, भारत कथा। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता ही है जो आपकी महाभारत की मूल कथा है वो किसके संबंध में है, महाभारत की मूल कथा आपके कौरवों और पांडवों के संबंध में है। ठीक है, कौरवों और पांडवों के संबंध में है, आपकी पांडवों के संबंध में जो आपकी महाभारत की कथा है ये आपके कौरवों और पांडवों के संबंध में। अब अगली दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो इसमें, ठीक है, इसमें क्या दिए गए आपके 2 भाग दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया है विवरणात्मक भाग और एक उपदेशात्मक भाग। ठीक है, एक आता है आपका विवरणात्मक भाग। तो आपसे कई बार पूछा जाता है विवरणात्मक मतलब अर्थात जो कुछ देखा, मतलब जो महर्षि वेदव्यास जी ने देखा। जैसे होता है ना, मैं अभी अपने मानव ऋषिकेश में हूँ या कहीं भी जगह पे हूँ, मैंने वहां जो जो चीजें देखी, जो जो चीजें घटित हुई, तो मैंने उसका क्या लिख दिया, विवरण लिख दिया। तो वो भाग जिसमें ऐसे क्या उन आंखों द्वारा देखी गई चीजें लिखी गई हैं या सुनी गई चीजें लिखी गई, वो सब क्या कहलाता है आपका विवरणात्मक भाग। तो आपसे पूछा जाता है जो महाभारत का विवरणात्मक भाग है वो किससे संबंधित है। जो आपका महाभारत का विवरणात्मक काल है वो आपका वैदिकोत्तर काल से संबंधित है, वैदिकोत्तर काल से संबंधित है। आपका कौन सा भाग है, विवरणात्मक भाग। अब दूसरा भाग है इसमें उपदेशात्मक भाग। उपदेशात्मक
भाग। तो जो महाभारत का उपदेशात्मक भाग है, उपदेशात्मक अर्थात क्या होता है, जैसा आप बोला जाता है ना, जैसा आपके घर वाले बोलते होंगे या टीचर लोग बोलते हैं, पढ़ लो, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लगोगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो ऐसे जिसमें क्या दूसरे को समझाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका उपदेशात्मक भाग। तो आपसे पूछा जाता है कि महाभारत का उपदेशात्मक भाग कब से संबंधित। तो जो आपका महाभारत का उपदेशात्मक भाग है वो आपका मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से संबंधित है। मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, गुप्त काल। तो ये आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके महाभारत से बनते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो अच्छा, आपको यहां दिख नहीं रहा, ये लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या उपदेशात्मक भाग आपका मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से संबंधित है। इतना समझ में आ गया। तो आप अगली चीज देखते हैं, आपका दूसरा जो मेन ग्रंथ है आपका वो क्या है, आपका रामायण। तो अब देखते हैं रामायण में हमारा क्या क्या दिया गया है। रामायण के बारे में देखते हैं जानकारी। तो रामायण, अब देखिए रामायण में क्या दिया गया है हमारा। सबसे पहले तो देखते यही आता है, रामायण की रचना किसने की थी। तो रामायण की रचना आपकी महर्षि किसने की थी, आपकी महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण की रचना आपकी की गई थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। रामायण की रचना की गई थी आपकी महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि ने आपकी रामायण की रचना की थी। अब दूसरा आता है इसका रचना का काल। अब जो इसका रचना का काल है वो क्या कहा जाता है आपका, 5वीं सदी ईसा पूर्व। रचना का काल, रचना काल इसका कहा जाता है आपका 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी ईसा पूर्व। ठीक है, और क्या कहा जाता है, जो इसको पढ़ने से क्या लगता है, आप जो इसके अंश है इसमें पढ़ने से लगता है, जैसे तो मैंने आपको बता दिया 5वीं सदी ईसा पूर्व। लेकिन ये निष्कर्ष निकाला कैसे गया, ये निष्कर्ष आपका ऐसे निकाला गया क्योंकि जो इसके अंश या जब इसे पढ़ा गया तो देखा गया जो इसके अंश है वो क्या है आपके, मतलब इसमें जो परिस्थितियां दी गई वो क्या आपके महाभारत काल में जो भी परिस्थितियां दी गई थी उसके बाद की काल की परिस्थितियां दी गई। तो क्या कहा जाता है, इसकी रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी और इसके अंशों को पढ़कर क्या लगता है कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। ठीक है, रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी, रचना महाभारत के बाद हुई, महाभारत के बाद हुई। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ की रचना पहले हुई। तो क्या है, जो आपको एविडेंस जो प्राचीन साहित्य है उनको पढ़कर क्या लगता है आपकी जो रामायण की रचना है वो आपकी महाभारत के बाद में, अर्थात पहले महाभारत की रचना हुई। अब कर लेते हैं इसमें श्लोकों की बात, कितने कितने श्लोक थे। ठीक है, तो जो महाभारत जो हमारी रामायण थी, रामायण में मूलतः आपके 6000 श्लोक थे। मूलतः आपके कितने थे, 6000 श्लोक थे और बाद में बढ़कर कितने हो गए, बाद में बढ़कर हो गए आपके 12000 श्लोक हो गए, बाद में बढ़कर आपके 12000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24000 के आसपास श्लोक है। वर्तमान में इसमें 24000 के आसपास क्या है आपके श्लोक हैं, श्लोक श्लोक श्लोक। ठीक है, तो इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है जो आपका महाभारत और रामायण से क्वेश्चन बनता है। और आपको रामायण में बताने की जरूरत तो है नहीं कि किस बारे में कथा दी गई है, भगवान श्री राम और रावण के बारे में कथा दी गई है, वो आप सबको पता ही है। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके क्या थे, आपके वैदिक ग्रंथों से बनते थे। और आज हमने वैदिक ग्रंथों से संबंधित सारे अपने क्वेश्चन जितने भी होते क्वेश्चंस वगैरह या बन सकते थे वो देख लिया। अब हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं और आप ऐसे लोग प्यार देते रहिए हमें। धन्यवाद।